अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 27 नवंबर 2024। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को अपने फाइनल कॉल पर जो इमरान खान ने अडयाला जेल से दी थी एहतजाज शुरू किया। एहतजाज के बाद 3 दिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में क्या होता रहा, कल के दिन में इस मुकाम जहां मैं मौजूद हूं वहां पर क्या हुआ, आंखों देखा हाल क्या था, और उसके अलावा रात गए जो एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, उस ग्रैंड ऑपरेशन और उसके तनाजुर में अभी तक आने वाली असल और झूठी खबरों में सच क्या है, ये तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जो एक बयानिया बनाया जा रहा है कि बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर आखिरी वक्त पर फरार हो गए, उस बयानिए में कितनी सदाकत है ये भी इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। तो हुआ कुछ ये कि 24 नवंबर की इमरान खान ने फाइनल कॉल दी थी। बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि आखिर इमरान खान ये फाइनल कॉल 24 नवंबर ही को क्यों रख रहे हैं, क्या है इस 24 नवंबर के गोल्डन डे के पीछे। उसकी तफसीलात कुछ ये है कि 24 नवंबर को आज से 2 साल कबल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को तैनात किया गया था। उनकी तैनाती की बात थी, 24 नवंबर को वो रिटायर हो रहे थे। उनकी रिटायरमेंट के 3 दिन बाद ये तैनाती अमल में आई, यानी 27 नवंबर को वो बने और आज उनको आर्मी चीफ बने 2 साल मुकम्मल हो गए। लेकिन इसी महीने के आगाज में वफाकी दारुल हुकूमत ने आधे घंटे में यानी 35 मिनट के अंदर ऐसी खौफनाक कानून साजियां की थी जिनके जरिए न सिर्फ आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी गई थी, बल्कि उस एक्सटेंशन का दुरानिया अगर जो मौजूदा वजीर आजम है या किसी भी वजीर आजम को लगेगा कि अब आर्मी चीफ को मुल्क के हालात के तनाजुर में एक्सटेंशन दी जानी चाहिए तो वो 5 से 10 साल हो सकती है। इस कानून के पेश नज़र बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि शायद बस ये कानून साजी हो गई, खामोशी हो जाएगी। लेकिन जेल में बैठा एक शख्स जो कि माजी में इसी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब भी रहे, माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ वन पेज पर रहकर हुकूमत भी करते रहे, वो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते और जानते भी हैं। और 24 नवंबर की डेट देना जो तनाजुर मैंने बयान किया उसी के तनाजुर में था। और उस 24 नवंबर की डेट के बाद अब हुआ ये कि अब जब फाइनल कॉल पर जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब मार्च शुरू हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन का इमरान खान की कॉल पर, उसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि सिर्फ मैंडेट वापस करना है, 26वीं आईनी तरमीम को वापस करके आईने पाकिस्तान को पिछली हालत में बहाल करना है और सियासी कैदियों को रिहा करना है, बल्कि उसकी कुछ सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी थी। अभी 24 नवंबर आया नहीं था, हमने देखा 22 नवंबर से पूरे का पूरा मुल्क एक तरह से लॉकडाउन कर दिया गया, मोटरवेज बंद, जो मुकामी स्कूल थे, आबादियाँ थी, उनको मुश्किलात शुरू हो गई। इस्लामाबाद मुकम्मल लॉकडाउन का कोरोना के दिनों की याद दिलाने लगा। और उसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में किसी को पर भी मारने ना देने की बातें होती रहीं। लेकिन कल जो एक अंधोनाक किस्म का मंजर था दोपहर का, उस पर भी मैं आती हूँ। 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलती है, 25 को वो सफ़र में ही होती है, इस्लामाबाद के जो दाखिली मुकाम है वहाँ पर आती है, और फिर जो 25 से 26 की दरमियानी रात है वो भी उन पर भारी गुजरती है। लेकिन कल सुबह यानी 26 की सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी काफिला, जिसको अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे थे, और बुशरा बीबी भी इमरान खान की अहलिया उसमें शामिल थी, और बुशरा बीबी को जिस तरीके से बाद में टारगेट किया गया वो एक अलग अपने मिसाल आप है, वो इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं। काफिला इस्लामाबाद में दाखिल होने के बाद अब हमने देखा कि इस्लामाबाद से पहले भी दर्जनों पॉइंट्स के ऊपर उनकी इंतजामिया के साथ, पुलिस के साथ जो धक्कम पेल थी वो चलती रही। एक जंग का सा मंजर था, जहां से दाखिल होते थे इधर से आंसू गैस और उधर से गुलेलों से पत्थर आते थे। लेकिन ये तमाम तरफ हुआ क्यों? माहौल ऐसा बनाया गया जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज नहीं जंग करने आ रही हो। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त जो मुंतजिमीन है, यानी हम सबको पता है कि मौजूदा हुकूमत का होल्ड और उनमें सबसे पावरफुल शख्स वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं। उनके कहने पर इंतजामात हुए, एक स्ट्रेट फायर भी शहरियों के ऊपर कल किए गए, और ये इसी मुकाम पर जहां मैं खड़ी हूँ। कल दोपहर को हुआ कुछ ये कि 1 बजे के अराउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के इसी जिन्ना एवेन्यू की जानिब रुख शुरू कर दिया था, और कल दोपहर यानी 2 से 3 के दरमियान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुकाम पर जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ, पीछे नजर आते कंटेनर्स हैं, और अभी भी जिस डी चौक में है, अगर आप देख सके उस तरफ मेरे जो राइट साइड है मेरे बैक पे, यहाँ पर अभी भी रेंजर्स पोजीशन संभाल के खड़ी है जैसे अभी भी कोई आने वाला हो, लेकिन आना जाना किसी का नजर नहीं आ रहा है। और उसके अलावा इस तरफ अगर आप देखें तो कंटेनर्स अभी डी चौक के ऊपर लगे ही हैं और मीडिया भी मौजूद है। तो कल इसी वक्त जो यहाँ के मनाजिर थे वो कुछ और थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कल दोपहर यहाँ पर आ चुके थे, और दोपहर जब वो यहाँ पहुंचे तो पुलिस एकदम से गायब हो जाती है, और यहाँ पर इन्हीं कंटेनर्स के ऊपर खड़े जो फौजी अफसरान थे, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्रेन इन कंटेनर्स को उठा रही है, क्योंकि अब
हुकूमत ने अपना मोटिव भी अचीव कर लिया, एहतजाज के पीछे छुपे भी मोटिव्स अचीव हो गए हैं। तो कल दोपहर हुआ कुछ है कि जो फौजी अफसरान थे, फौजी एहलकार थे सॉरी, वो यहाँ खड़े थे ऊपर, और जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुजाहिरीन आए तो उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि जाहिर है बरसों से जो एक माहौल हुकूमत बनाने की कोशिश करी थी अपने चंद स्पोक्स पर्सन जो कि उन्होंने मीडिया हाउसेज में छोड़े हुए उनके ज़रिए, कि आर्टिकल 245 के तहत जो फ़ौज है उसको ऑर्डर है डायरेक्ट फायर करना है। तो अगर आप आर्टिकल 245 को पढ़ ले तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि शहरियों को या किसी को भी स्ट्रेट फायर करने की इजाज़त होगी, बल्कि आर्टिकल 245 ये कहता है कि फ़ौज को किसी भी वक्त वफाकी हुकूमत अपनी मुआवनत के लिए तलब कर सकती है, और हुआ भी इसी तरह से था। लेकिन खैर उसके बाद ये हुआ कि कल जब हमने देखा कि इस्लामाबाद के तमाम जो रेड जोन को आते रास्ते, क्योंकि रेड जोन को प्रोटेक्ट करना था, तो जो रेड जोन को आते रास्ते हैं उनमें जो फ़ौज है वो खड़ी थी, लेकिन उस फ़ौज ने कोई गोले नहीं बरसाए, कोई गोलियां नहीं बरसाई। कहा जा रहा है स्नाइपर शॉट्स का, लेकिन उसके लिए रेंजर्स का इस्तेमाल किया गया था, वो फ़ौज का इस्तेमाल नहीं था। खैर जो फ़ौजी एहलकार यहाँ पर मौजूद थे उनकी मौजूदगी इटसेल्फ तशवीश है, लेकिन कल जब यहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान जो कि चंद सौ थे वो यहाँ पहुँचे, और पीछे जो मरकज़ी काफिला था वो इस्लामाबाद में कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के उस तरफ था, जुना एवेन्यू पर ही। तो यहाँ पर जब उनके जो एहलकार थे वो पहुँचे तो उसके बाद हुआ कुछ इस तरह से कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन इन्हीं कंटेनर्स के ऊपर चढ़ रहे थे, सबसे पहले आकर उन्होंने ग्रीन कपड़ा नोच के फेंका, अपना नाम लिखा इमरान खान के हवाले से। अभी भी हमने, आप मेरे पीछे एक कंटेनर पर देख सकते हैं जो नीले रंग का कंटेनर है नीचे, जिसके सामने ये जो क्रेन है ये खड़ी है, इस पर जो ये सिल्वर मार्किंग करके मिटाया गया है, यहाँ लिखा था इमरान खान के सिपाही डी चौक में आ गए, और आगे उनका 804 लिखा था, जिसको अब इंतजामिया ने मिटा दिए क्योंकि वो इमरान खान का नाम भी नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको वो स्टोरी बताती हूँ कि वो ऐसा क्यों नहीं चाहते। कल जब यहाँ पर मुजाहिरीन आए और उनको फ़ौज के जो एहलकार ऊपर खड़े थे, उन्होंने खुद हाथ दे के ऊपर भी किया, हम गले भी मिलते, उनको देख सकते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर मुकम्मल जो कारकुनान है उन्होंने पोजीशन संभाल ली थी, लेकिन उसके बाद स्ट्रेट फायर्स किए गए। वो रबर बुलेट्स थे, वो AK-47 थी, वो राइफल्स थी, वो क्लैशनकोफ थी, वो कुछ भी थी, लेकिन वो फायर्स थे। और उन फायर्स की इंटेंसिटी इतनी थी कि क्योंकि मैं जिस इदारे के साथ मुंसलिक हूँ उसका दफ्तर इसी डी चौक में मौजूद है, तो उसके छत पे बैठे हर शख्स को ख़तरा महसूस हो रहा था जिस तरह से फायर किए जा रहे थे, और किसी भी तरह से आम शहरी, निहत्ते शहरी उस फायरिंग के सामने खड़े नहीं रह सकते थे। यहाँ से मुंतशिर होकर जो शहरी थे, हमने अपनी आंखों से लोग ज़ख्मी होते देखे, उनको अस्पतालों में जाता देखा, और आज अस्पतालों ने भी गुज़िश्ता रोज़ के बताए गए ज़ख्मियों पर, डेथ टोल पर अपनी जो ज़ुबान है वो बंद कर दी है, क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला खुद वहाँ पर जाकर उनको बताने कि भाई ये नहीं हुआ जो आप बता रहे हो, यानी अगर किसी की मौत भी हुई है तो वो आपने नहीं बतानी। खैर 6 का फिक्र बताया जा रहा है कारकुनान में से, और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि शहादतें जो अहलकार हैं उनकी भी हुई हैं, तो वही शहादतें हमने कारकुनान की भी होती देखी है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो तमाम तर मीडिया चैनल्स हैं वो उन शहादतों को, और ये जो पूरे का पूरा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज था, इसमें उनके मुजाहिरीन को शरपसंद अनासिर का नाम दे रहे हैं, जो कि इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। खैर आगे चलते हैं। कल हुआ ये कि सब ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये एहतजाज, इमरान खान की ये कॉल इस हुकूमत के ख़िलाफ़ या जो पूरे का पूरा हुकूमत के ख़िलाफ़ गो के है, लेकिन हुकूमत इस वक्त कौन है? मैं पहले दिन से ये कहती हूँ कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा हुकूमत की कोई रिट नहीं है, और वो हुकूमत सिर्फ यहाँ पर खड़ी होकर हमने देखा कि वो ऐलानात कर सकती है, उनका कोई अपना वज़ीर अपने ज़ोर पे या अपने दम पे आगे कोई ऐलान नहीं कर सकता, उसके लिए भी जो नुमाइंदगान उनके हैं वही तैनात है। तो सूरत हाल कुछ ये है कि इसी डी चौक के मुकाम पर कल जब हुकूमत, जिसने बहुत बड़े बुलंगोबांग दावे किए थे कि किसी को यहाँ आने नहीं देंगे, जब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान आ गए थे, उनको मुंतशिर करके आपने एक स्टेप पीछे कर लिया था, रेड जोन के बिल्कुल वो दहाने पे थे। चंद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान है वो इन कंटेनर्स को क्रॉस करके पार्लियामेंट हाउस तक भी पहुँच गए थे। तो सूरत हाल कुछ ये थी कि जब ये सब कुछ हो रहा है, इस तरीके से पूरा जो निज़ाम है उसको चलाया जा रहा था, तो उस वक्त एक और जो सेंस थी वो ये थी कि मौजूदा आर्मी चीफ जो कि अपनी एक्सटेंशन ले चुके हैं, उन्हीं के खिलाफ ऐसा नहीं है कि इदारे के अंदर से कोई आवाज़ नहीं है और इदारे के अंदर से सब ये समझते हैं कि नहीं चलो खैर है, मौजूदा जर्नल बैठे रहे और पीछे 10 जर्नल जो है वो रिटायर हो जाए, इस तरह से नहीं हुआ करता। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग 2 वे चल रही है। मौजूदा हुकूमत जो कि हमेशा किसी और के कंधों पर ही आती है और इस वक्त वो मैंडेट चोरी ही करके यहाँ बैठे, उनके पास और तो कोई दम नहीं है, बयानिया बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और बाकायदा जो आपको पता है हमारा जो फ़ौज का जो इदारा है जिसके ज़रिए मीडिया तक चीज़ें पहुंचती हैं, वो भी एक ही शख्स की माँ पर होता है और उस शख्स का नाम भी नंबर 1 ही है,
तो वहाँ से सब चीज़ें चल के आ रही होती हैं और बयानिया ये बनाया जा रहा है कि शरपसंद अनासर गिरफ्तार कर लिए, किसी की कोई अमवात नहीं हुई, हमने 677 लोग गिरफ्तार कर लिए, हमने 900 लोग गिरफ्तार कर लिए। सवाल ये है कि जब आप अपने शहरियों के ऊपर इस तरह से उनके एहतजाज के हक को सल्ब करते हुए स्ट्रेट फायर करें और फिर आप उनको जो उनकी लीडरशिप है उसका आलम यह है कि वो वहाँ पीछे चाइना चौक बैठी थी। अगर बुशरा बीबी जो कि इमरान खान की अहलिया हैं, अगर मैं उनसे आइडियोलॉजिकली 100 इख्तलाफ रखूँ तब भी मुझे ये तस्लीम करना है और हर शख्स को करना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके बगैर यहाँ तक ना पहुँचती, ना उनका कोई कारकुन आता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो पिछली मरतबा एक चाय की प्याली पीने चले गए थे, बीइंग अ वज़ीर आला अगर वो यहाँ तक आ ही गए थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी लीडरशिप कहाँ थी? क्या किसी ने सलमान अकरम राजा को देखा? क्या किसी ने शेख वकास अकरम को देखा? क्या किसी ने बैरिस्टर गौहर अली खान को देखा? क्या किसी ने जो बैरिस्टर सैफ जो बार बार इमरान खान से किसी भी वक्त मुलाकात के लिए जा रहे थे उनको देखा? और फिर लास्ट टाइम पे कहा क्या जा रहा है कि इमरान खान की जो अहलिया है बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वो फरार हो गए। आपको अगर मैं सिर्फ इस हकीकत का बताऊं कि जब आप लास्ट टाइम पे एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च करें, आप शहरियों के ऊपर डायरेक्ट फायर करें और आप वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में माहौल ऐसा बनाए जैसे खुदा न ख्वास्ता कोई फ़लस्तीन की जंग चल रही हो या कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल हो, और उसके बाद आप उसको ग्रैंड ऑपरेशन का नाम देके अपने शहरियों को गिरफ्तार करके खुद क्रेडिट लेने की कोशिश करें। उस वक्त में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसको आपने वे आउट दिया, बल्कि आपने खुद को भी फेस सेविंग दी, यानी मौजूदा हुकूमत मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट ने खुद को फेस सेविंग इस तरह से दी कि उनको जो वहाँ से कंटेनर को अचानक से आग लग जाती है। इसी डी चौक के मुकाम पे जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे सिविल कपड़ों में एक बड़ी तादाद में लोग आते हैं और उन्हें चादरें लपेटी होती है और वो एक पठान गेटअप रख रहे हैं और वो उस तरफ को जाते हैं और थोड़ी देर में बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के कंटेनर को, मरकजी कंटेनर को आग भी लग जाती है। वो गाड़ियों में बैठ के पहले दावे आते हैं वो गिरफ्तार हो गए और फिर कहा जाता है वो फरार हो गए। और जिस रास्ते से वो जाते हैं ये इस्लामाबाद का मरकजी रास्ता है, वो मोनाल का रास्ता, जहाँ पहले मोनाल हुआ करता था और अब वहाँ पर कुछ बना रहे हैं CDA वाले और वाइल्ड लाइफ वाले। तो वो जो जगह है वहाँ से वो फरार होते हैं और उस जगह से फरार होना क्या आसान है? वहाँ से क्या पुलिस चेस नहीं कर सकती? ऊपर तो आर्मी के पास भी होल्ड है। तो यहाँ बहुत सारे सवालात जो लोग पूछते हैं और उनको लगता है कि डील हो गई, ढील हो गई, ऐसा नहीं है। ये दो लोगों की अना की जंग है। उस दो लोगों की अना की जंग के बीच में बहुत से लोग हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं। ये पूरे का पूरा प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का था, इसमें ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने काउंट नहीं किया हुआ था कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। फाइनल कॉल के अंदर इस बात में कोई शक नहीं है कि बिलाशुबा मासूम जाने भी गई, उन मासूम जानों को नहीं जाना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बहुत चार्ज भी था, लेकिन उनकी लीडरशिप मसलहत पसंदी की तरफ भी जा रही थी। और गुज़िश्ता रात जो यहाँ पर तमाम तर जो जिसको सुबह सुबह हमारे नाम नहाद अखबारात ये लगाते हैं कि दुम दबा के भागे, वो फेस सेविंग ना सिर्फ वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को मिली है बल्कि उनकी उस लीडरशिप को भी मिली है जो मज़ीद जाने नहीं गंवाना चाह रही थी। तो ये जो एहतजाज की कॉल थी ये कोई धरना नहीं था, वो कि इसको धरने का रंग देने के बीच में कोशिश ज़रूर की गई। लेकिन अब ये देखना है कि आगे चलकर हुकूमत और KP के दरमियान में जो एक कशीदगी चल रही है ये क्या रुख इख्तियार करती है। कुछ फैक्ट्स जो अपनी आंखों से देखे, यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो वापस जाने वाले नहीं थे, लेकिन जब उनको अगेन 4 अक्टूबर की तरह आपने हेडलेस लीडरलेस कर दिया तो उसके बाद आवाम मार खाने के लिए आपके सामने नहीं रुक सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो प्लानिंग का फुकदान और ब्ला ब्ला बातें की जा रही हैं उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कैलकुलेटेड मूव्स दोनों तरफ से नहीं हुई, की गई, लेकिन इंतज़ामिया की बौखलाहट, इंतज़ामिया की नाकामी वो हर तरह से साबित हुई। और गुज़िश्ता रात जिसको ग्रैंड ऑपरेशन का नाम दिया जा रहा है वो ग्रैंड ऑपरेशन कल दोपहर डायरेक्ट गोलियां बरसा कर दिया गया था। और उसके बाद अब किसी को भी जो इल्ज़ाम देना है वो नहीं देंगे, बल्कि कुछ जो निहत्ते शहरी पकड़े थे उन्हीं के सर असलहा और दीगर चीज़ें डाल के प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। उस प्रोपेगेंडा गेम में माज़रत के साथ हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स बहुत ही आगे चल रहे हैं इस वक्त। और किसी को भी अगर सच जानना है तो वो थोड़े दिन सब्र करे, क्योंकि आराम आराम से जो चीज़ें और हकाइक सामने आ रहे हैं उनसे ये साबित हो जाएगा कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से जुड़ी ये तमाम तर जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर की। मज़ीद भी जो असल खबर और झूठी खबर के दरमियान की एक बारीक लाइन है उसको क्रॉस होने से मुतालिक कुछ मज़ीद मालूम होगा आपके सामने ज़रूर रखूँगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।